Avengers! Assemble. सो गाइस, अवेंजर्स एंड गेम को आए 5 साल हो चुके हैं, पर अभी भी ये बेस्ट सुपर हीरो मूवी है या फिर कहो कि बेस्ट कॉमिक बुक लाइव एक्शन मूवी है। क्योंकि सोचो तो सही, जो काम एंड गेम ने 5 साल पहले किया था वो लगभग इम्पॉसिबल था, और उसके बाद बहुत से नए एमसीयू सीरीज और मूवीज आए हैं, पर वो कुछ खास साबित नहीं हो पाए। और बात करें एंड गेम की, तो एंड गेम 22 अलग अलग मूवीज का कॉम्बिनेशन है, और अगर एंड गेम ना होता तो इन्फिनिटी वॉर बेस्ट कॉमिक बुक मूवी होता ऑफ ऑल टाइम। पर एंड गेम अगर थोड़ी भी गलती कर देता तो इन्फिनिटी वॉर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। हाँ, पर अगर देखा जाए तो थोड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आज एमसीयू यहाँ पर है। पर जो भी कहो, इसकी राइटिंग ऐसी थी जैसे तुम्हें किसी 22 मूवीज की फिनाले नहीं लिखना था, तुम्हें इन्फिनिटी वॉर का फिनाले लिखना था। पर कुछ भी कहो, इसकी राइटिंग खतरनाक थी। अब थैनोस को ही ले लो, थैनोस का हर एक डायलॉग एक कोट की तरह लगता है, जैसे कि एक उदाहरण असली दुनिया के लिए, जैसे कि ये। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और ये यही बताता है कि कितने बेहतरीन तरीके से इस मूवी के विलन को लिखा गया था। तो मैं तुम्हें आज ऐसे ही कुछ बातें अवेंजर्स एंड गेम के बारे में बताऊंगा, तो चलो देखते हैं। नंबर 1, मूवी खुद को सीरियसली लेता है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत फनी मोमेंट्स हैं, पर इस मूवी को पता है कि कब हंसाना है और कब सीरियस हो जाना है। जैसे मूवी के स्टार्टिंग में टाइम बिल्कुल खराब चल रहा है, तभी भी टोनी और नेबुला बैठकर पेपर फुटबॉल खेल रहे थे, और फिर उसके कुछ देर बाद ही नेबुला टोनी को जमीन से उठाकर बैठा देती है, जब टोनी अपनी मौत से कुछ ही पल दूर था, क्योंकि वो किसी हीरो को जमीन पर गिरे हुए मरते नहीं देख सकती थी। और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये सीन हो सकता है। टाइम डकैती। टाइम डकैती जरूर, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ओह, क्योंकि सुनने में शेख चिली का किस्सा लगता है बकलौली है। वो मणि बीते हुए कल में है, वहाँ जाएंगे तो ही हमें मिलेंगे। फिर हम भी चुटकी बजाकर सबको वापस ला सकते हैं। उसने सत्यानाश किया, तुम सवा सत्यानाश करोगे। ये नए एवेंजर्स सिर्फ टाइम भूतकाल में घुसेंगे ही नहीं, बल्कि वहाँ जाकर थैनोस को हराकर वापस लौट आएंगे। सरा शांति की गोली का टकले। जानता हूँ तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारी बीवी है, एक बच्ची है, पर मैं अपने किसी को पहले ही खो चुका हूँ। बहुत से घर उजड़े हैं, और अब हमारे पास एक मौका है उसे वापस लाने का, उन सब लोगों को वापस लाने का, और तुम कह रहे हो कि तुम कोशिश भी नहीं करोगे? कोशिश क्या स्कॉट? सोचूंगा भी नहीं। इस सीन में बातें मजाक से शुरू हुई थी और सीरियस होने में इससे 10 सेकंड भी नहीं लगते, और ये भी एक कारण था कि ये मूवी हम सब ऑडियंस से कनेक्ट हो पाई, क्योंकि इसके एक्टर्स ने इसे एकदम सीरियसली अपने किरदारों को निभाया है। और सीरियस का मतलब ये नहीं कि इसमें फनी सीन्स ना हो, पर एंड गेम इन सब बातों को अच्छी तरह से बैलेंस करके रखता है। बात करें नंबर 2 की, तो मूवी हैपन आवर यानी 30 मिनट लेती है इन्फिनिटी वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने में, मतलब स्नैप के बाद दुनिया अब कैसी हो गई है ये बताने में। वैसे इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग ने दुनिया के सारे लोगों के होश उड़ा दिए थे, थैनोस को जिताकर और आधी यूनिवर्स का सफाया कराकर, और फिर आधी यूनिवर्स का सफाया होने के बाद अब बचे हुए लोगों का क्या हाल हो चुका है ये दिखाने के लिए मार्वल आधा घंटा लेता है। नहीं तो वो सीधा पहले स्नैप की वजह से हॉकाई की फैमिली गायब हो जाती है वो दिखाते, और फिर सीधे सीन ले जाते जहाँ स्कॉटलैंड एवेंजर्स HQ के सामने आता है वहाँ, और इस वजह से हम बहुत कुछ खो देते, जैसे टोनी और कैप के बीच की बहस कि किसने कितने ताकत के साथ थैनोस से लड़ाई की, और थॉर को दिखाने के 15 मिनट बाद जाकर थॉर पहला शब्द बोलता है क्योंकि सीधे सर पर वार ना करने के शौक में जो था वो, और फिर कैप्टन अमेरिका जो पहली बार स्पेस में जाते हैं, जो बंदा आउट ऑफ टाइम है, जिसने हर चीज देखा है जो दुनिया में हो चुका है, उसके लिए बस स्पेस में जाना ही बचा था, जो इस सीन में ये भी पूरा हो जाता है, और हम कैप को स्पेस में जाते हुए भी देखते हैं। फिर हम जानते हैं कि आखिर थैनोस क्या चाहता था, जो कि पूरी यूनिवर्स में उसे संतुलन यानी बैलेंस बनाना था। फिर कैप जो स्नैप सर्वाइवर्स के साथ थेरेपी सेशंस करते हैं, और स्कॉटलैंड को पता चलता है कि दुनिया अब कितनी बदल गई है। फिर नताशा बताती है कि उसके लिए अवेंजर्स क्या मायने रखते हैं, और ये सब चीजें बस थैनोस के स्नैप की वजह से होती है। मार्वल चाहता तो इन सीन्स को निकाल देता और उसके बाद भी मूवी इंजॉयबल ही होती, पर इतनी अच्छे से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होती फिर। और ये भी ध्यान में रखो कि दोनों मूवीज में 1 साल का गैप था, इसलिए हर कोई हर चीज इतने दिनों बाद तो याद नहीं रखता, तो खुद मूवी स्टार्टिंग का थोड़ा समय लेती है हमें हर चीज फिर से बताने के लिए। सो नेक्स्ट है नंबर 3,
द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। एंड गेम में 30 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स थे और उनमें से 20+ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे। पर सबसे गजब की बात ये थी कि उन सबको स्क्रीन पर चमकने और एक्शन करने का समय मिला था और हर एक कैरेक्टर अपने किरदार को अच्छे से निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसने अपने हर कैरेक्टर को बदल दिया था, बस कैप्टन को छोड़कर। हम देखते हैं कि टोनी अब अपने फैमिली के साथ रह रहा है, हॉकाई पगला चुका है, ब्लैक विडो ने एवेंजर्स की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली है, थॉर पूरे डिप्रेशन में जा चुका है और बैनर को देखे तो बैनर ने हल्क और बैनर के बीच में बैलेंस बना लिया है। पर अपनी कैप अभी भी कैप्टन अमेरिका ही है, शांत और सभ्य। स्नैप ने कैप को थोड़ा भी नहीं बदला था। अब जब 5 साल बाद जब हम स्टीव को देखते हैं तब वो लोगों को होप दे रहे थे, जीने की नसीहत दे रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ कि कैप में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था? क्योंकि कैप ने ये सब पहले ही झेला है। जब कैप बर्फ में दफन हो गए थे तब उन्होंने हर चीज खो दिया था जो उनके पास था। स्टीव पहले से जानते कि सब कुछ खोने का दर्द क्या होता है, इसलिए वो पॉजिटिव साइड में रहते हैं और इसे ही कहते हैं एक बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके राइटर्स ने इतने अच्छे तरह से एंड गेम को लिखा है कि इससे बेहतरीन स्टोरी से और मिल ही नहीं सकती थी। पता नहीं मार्वल अब इस राइटर्स को क्यों नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें सबसे अच्छा थॉर भी इसी में मिला था। अब बहुत से नाखुश भी थे क्योंकि थॉर के 6 पैक्स को फैमिली पैक जो बना दिया था इसलिए। पर देखो थॉर ट्रॉमा में था पर कमजोर नहीं था। एग्जाम्पल की बात करें तो जब 2014 का थेनोस बैठा था तब थॉर अकेले ही उसके सामने खड़ा था, कैप और आयरन मैन के आने से भी पहले से। फिर जब थेनोस ने गॉडलक भयंकर भाषण शुरू कर दिया था तब जब थेनोस खड़ा होता है उस टाइम पर आयरन मैन और कैप दोनों एक कदम पीछे हटते हैं, पर थॉर अकेला ही था जो एक कदम आगे लेता है। अब ये सीन हमें यही बताता है कि चाहे ये थॉर मोटा क्यों ना हो पर ये अभी भी ग्रेटेस्ट वॉरियर है और पूरे एमसीयू में इन्फिनिटी वॉर ने हमें सबसे बेस्ट थॉर दिया ही है। और अब बात करें आखिरी पॉइंट की तो एंड गेम वैसे ही खत्म होता है जैसे इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत हुई थी। अब ये समझाने के लिए मैं तुम्हें सीधे इन्फिनिटी वॉर ले चलता हूँ जहाँ इन्फिनिटी वॉर में थेनोस का सबसे पहला डायलॉग ये था, हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। और एंड गेम के आखिरी में क्या होता है? थेनोस हार जाता है। उसे लगता है कि वो अच्छाई की राह पर चल रहा है पर फिर भी वो हार ही गया। उसके बाद वो क्या करता है? वो बैठ जाता है क्योंकि थेनोस जानता है कि कोई अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। थेनोस के पहले शब्दों ने ही उसके अंत की परछाई दिखा दी थी और इन मूवीज को बैक टू बैक लिखा गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इन्फिनिटी वॉर को लिखा गया हो फिर ऑडियंस को क्या क्या पसंद आया उसके हिसाब से एंड गेम को लिखा गया, ऐसा नहीं हुआ था। उन लोगों ने एक ही समझकर इतनी बड़ी कहानी लिखी थी और इसलिए एवेंजर्स एंड गेम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था और ये बात अब जाकर हमें पता चल रहा है। सो दोस्तों ये थी एवेंजर्स एंड गेम के लिए मेरी राय। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई बातें हैं मार्वल और एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।